नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर प्रकाश कोपारडे, वैद्यनाथ कॉलेज, परली बैजनाथ। छायावादी कविता की विशेषताओं के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। छायावादी कविता की 5 विशेषताओं को हमने पहले भाग में देखा। आज हम उसकी अगली विशेषताओं को देखेंगे। सौंदर्यबोध, छायावादी कविता की छठी विशेषता। छायावादी कविता में सौंदर्यबोध, प्रकृति, प्रेम, इन 2 बिंदुओं पर केंद्रित है। छायावादी कविता का सौंदर्यबोध न मांसल है रीतिकालीन कविता की तरह, न अश्लील है, न छायावादी कविता में लोकप्रियता हेतु सौंदर्य की अभिव्यक्ति का कोई विलासी चित्रण है। तो छायावादी कविता पूर्ण रूप से सौंदर्य की अलौकिक अभिव्यक्ति करने की दृष्टि से होती है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्रकृति के सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम की अनन्य साधारण अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी में हुई है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का ही एक उदाहरण देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। जैसे मेघों के गर्जन में बिजली की कड़कन की सुंदरता होती है, ठीक वैसे ही मनु ने श्रद्धा को प्रथम बार देखा था, तब उसकी भावनाएं हुई थी। इस प्रकार सौंदर्य का प्रकृति के साथ एक रूप जोड़कर उसका मानवीकरण करने की कोशिश और सफल कोशिश छायावादी कविता में हमें दिखाई देती है। वैसे ही सौंदर्य बोध की दृष्टि से निराला की भी कविताएं हमें दिखाई देती है। छायावादी कविता की 7वीं विशेषता है प्रकृति की ओर वापसी। अतीत का गौरवगान जो द्वितीय की विशेषता थी, उस प्रवाह के कारण और उस प्रभाव के कारण प्रकृति के प्रति उस समय के कवि तटस्थ हो गए थे और छायावादी कवि स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखते थे, इसलिए वे प्रकृति के प्रति आकर्षित हो गए और प्रकृति के मनोरम, सजीव, अभिव्यक्ति करने वाले और प्रकृति के सौंदर्य को चित्रित करने वाली अनेक कविताएं लिखी। जैसे निराला की जूही की कली, ये प्रसिद्ध कविता प्रकृति चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रकृति का मानवीकरण और छायावादी कवियों ने जितना किया वह एक समृद्ध परंपरा के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंत की एक कविता का उदाहरण देखिए। दिवसा बसान का समय, दिवसा बसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे 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 धीरे। सूर्य डूब रहा है और डूबते सूर्य का वर्णन एक सुंदर परी संध्या बनकर डूब रही है और वह अलविदा कर रही है, विदा ले रही है इस रूप में। छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण करते हुए एक ध्यान देने वाली बात यह कि राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र उद्धार की बात भी की। और जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में एक गीत है जिसकी ओजस्वी पंक्तियाँ, प्रेरणादायी पंक्तियाँ है, जिसमें प्रकृति भी है, राष्ट्र भी है और छायावादी कविता की अभिव्यक्ति भी है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 8वीं विशेषता विश्व मानवतावाद। विश्व मानवतावाद
छायावादी कविता के परिवेश में भारत में जन्मे राष्ट्रीय वैचारिक उपनायकों के निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, अरविंद, गांधी और टैगोर इस समय भारतीय विचारधारा को, भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित कर रहे थे। विश्व स्तर पर इनको मान्यता थी, इन्हें रेखांकित किया गया था। तो छायावादी कवि संवेदनशील होने के नाते उनसे प्रभावित था। इसीलिए विश्व मानवतावाद के या मनुष्य और मनुष्य की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर काफ़ी चिंतित थे। कामायनी में भी इसको हम देख सकते हैं। परिमल, गीतिका, वीणा, ग्राम्या, ये काव्य संकलन जो है उनमें इस विश्व मानवता के सूक्ष्म रूप हमें दिखाई देते हैं। और सुमित्रानंदन पंत की एक पंक्ति उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। सुंदर है विहय सुमन सुंदर, सुंदर है विहय सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। ये एक स्थिति इसलिए भी बनी थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद मनुष्य ही ज़्यादा संकट में आया था और साम्राज्यवादी ऐशनाओं के प्रतिफलन को 1918 के बाद विश्व जान रहा था और समझ रहा था। इसीलिए विश्व मानवतावाद की वकालत 1919 के बाद, मतलब पहले विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हमें प्रखर रूप से सारे वैश्विक साहित्य में हमें दिखाई देती है। 9वीं विशेषता है सांस्कृतिक गरिमा। छायावादी कवियों ने प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं के प्रति बिगुल तो बजाया, लेकिन जितना सब प्राचीन है वह गैर लागू है, अनावश्यक है या उसकी कोई उपादेयता नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता नहीं थी। इसीलिए तो हम देखते हैं कि तुलसीदास इस खंडकाव्य में, निराला ने अस्ताचल को जाते हुए संस्कृति को निर्माण करने वाले, स्थापित करने वाले तुलसीदास को केंद्र में रखा, क्योंकि तुलसीदास ने राम को केंद्र में रखा था। राम की शक्ति पूजा इस काव्य में भी वे इसी बात का उल्लेख करते हैं। तो अपनी प्राचीन धरोहरों के प्रति, संस्कृतियों के प्रति वो प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। कामायनी तो चिंता से लेकर आनंद तक की जो यात्रा है वो अपने आप में भारतीय आध्यात्म और दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो आधुनिकता के साथ, आधुनिक बोध के साथ साथ जो प्राचीन है लेकिन प्रासंगिक है, आवश्यक है, उसकी भी अभिव्यक्ति छायावादी कविता में हमें होती हुई दिखाई देती है। अंतिम विशेषता है भाव अभिव्यंजना। द्विवेदी युगीन खड़ी बोली कविता में विषय की दृष्टि से तो परिमार्जन हुआ और छायावादी कविता ने उस परिमार्जित रूप को प्रशस्त रूप देने का काम किया। भाव की अभिव्यक्ति में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर की जो यात्रा छायावादी कविता करती है वह अनन्य साधारण है। मुकुटधर पांडे इसी भाव की उत्कटता को महत्व देते हैं। उनका ये कहना है कि शब्द और अर्थ का जो सामंजस्य कविता में होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए और जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वो उससे जो अर्थ या मतलब निकलना चाहिए, इस कसौटी पर अगर देखा जाए तो छायावादी कविता बहुत कुछ अपने रचनाओं में, शब्दों में मूल्यों को स्थापित करती है। सांकेतिक चिन्हों को रखने के बाद भी छायावाद के कवि अपनी अभिव्यक्ति में थोड़े से रहस्यात्मक होने के बावजूद भी उनकी पूरी रहस्यात्मकता उस असीम सत्ता की अभिव्यक्ति करती है। इसलिए ये कविता अपने आप में बहुत कुछ प्रदान करती है भाव अभिव्यंजना के स्तर पर। इस प्रकार 10 विशेषताएं हैं
इसमें भाव अभिव्यंजना, सांस्कृतिक गरिमा, विश्व मानवतावाद, प्रकृति की ओर सौंदर्य बोध, प्रेमानुभूति, वेदना की अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, विषयनिष्ठता और वैयक्तिकता, यह 10 विशेषताएं हैं छायावादी कविता की। सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद और भी विशेषताओं पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए यहाँ तक काफ़ी है और उचित भी है। तो छायावादी कविता आंदोलन का अध्ययन यहाँ पाठ्यक्रम की दृष्टि से, तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम की दृष्टि से समाप्त होता है। धन्यवाद।